अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। टोटल क्या था? 1 यहां तक पहुंच गए थे भाई। कल वाले सवाल में यहां तक पहुंच गए थे। किया क्या है अब तक किया है कि फैक्ट्री के सारे ओवरहेड इन चारों डिपार्टमेंट में बांट दिए हैं। कुछ खर्चे ऑलरेडी बंटे हुए थे और कुछ कॉमन खर्चे हमने बांटे। ये थी प्राइमरी अपोर्शनमेंट। अगला काम क्या करना है? इन सवारियों को भी इन्हीं 3 में एडजस्ट करना है। इसको कहते हैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। अगर आप हेडिंग दे दें तो भी सही है, ना दें तो भी कोई मसला नहीं है। टोटलिंग कर ली, उसके बाद अब हम करने लगे हैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में मेंटेनेंस को इन तीनों में एडजस्ट करना है। इन तीनों में एडजस्ट करने का मतलब है यहां से 264 माइनस हो जाएगा और यहां पर कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगा। तीनों में बराबर बांट दें, डिवाइड बाय 3 नहीं, किसी फेयर बेस पे बांटना है। उसके लिए है सवाल का लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में कहा हुआ है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कर क्या रहा था। उसका 80% टाइम, 80% टाइम किस बात में लग रहा था? मशीन्स की मेंटेनेंस में, और 20% टाइम बिल्डिंग की क्लीनिंग और मेंटेनेंस में। यानी मेंटेनेंस के सारे खर्चों के हमें 2 हिस्से करने पड़ेंगे। 80% को बाकियों से रिलेट किसी और बेस पे करना पड़ेगा और 20% पे बाकियों को रिलेट किसी और बेस पे करना पड़ेगा। 80% का ताल्लुक मशीनों की मेंटेनेंस से है। तो बताइए अवेलेबल में से क्या बेस्ट रिलेशन लग रहा है? मशीन आवर्स, क्योंकि जितनी ज्यादा मशीनें चलेंगी उतनी ज्यादा मेंटेनेंस होगी। तो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में मेंटेनेंस के 80% को कितना बना है? 211। ये यहां से होगा माइनस, और ये जो इधर बेसिस वाला कॉलम था उसमें हम ये बताएंगे कि हम ये 211 मशीन आवर्स की रेशो में बांटने लगे हैं। ये जो बेसिस वाला कॉलम था, ये मैंने उसी टेबल को आगे चलाया भाई। ये उसी टेबल में हम यहां तक पहुंच गए थे तो मैं वहां से आगे चल रहा हूं। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट कर रहे हैं और मेंटेनेंस के 2 टुकड़े कर रहा हूं, 80% और 20%। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस के 80% काम का ताल्लुक है मशीनों की सफाई से, 20% मेहनत का ताल्लुक है बिल्डिंग की सफाई से। तो मशीनों की सफाई के लिए बेस्ट रिलेशन मशीन आवर्स बनता है। तो इसलिए इस 211 को मशीन आवर्स की रेशो में बांटेंगे, यानी वही 40,000, 3,000 और 2,000 की रेशो में। 188 मशीन आवर्स की रेशो से कल थे क्लास में। पहले भी हमने कुछ खर्चे बांटे ना मशीन आवर्स की रेशो। 40,000, 3,000, 2,000, 40,000, 2,000, 3,000। किधर है? क्या हो रहे हैं? क्या बात है? 211 बांट रहे हैं ना। $264 में से 80% क्या बना? 211। 20% क्या बना? 53। इसको मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग किस रेशो में बांटना है? यानी 40,000, 2,000 और 3,000 की रेशो में बांटना है, जैसे पहले बांटे थे। तो इस 211 को डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 40,000, डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 2,000, डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 3,000, कितना बना? 188। ये 211 को बांटा है। हाँ जी, तो 188 आ गया
मशीनिंग में 9 आ गया, असेंबली में, और 14 आ गया यहाँ, 211 वहां से निकल के यहाँ आ गया। और 20% ऑफ मेंटेनेंस यानी 53। इसका बेस्ट रिलेशन क्या बन रहा है? बिल्डिंग की सफाई है, फ्लोर एरिया। तो इसके बेसिस में हम कहेंगे कि हम इसको फ्लोर एरिया की रेशो में बांटने लगे। अच्छा, लिखे नहीं अभी, जस्ट कैलकुलेशन करके सब लोग ट्राई करें, नहीं पहले सब लोग ट्राई करें कि यहां पर क्या फिगर आएगी। इस 53 को फ्लोर एरिया की रेशो में बांटना है, बांटिए। जी जनाब, कितना आएगा? 31 या 27? चले, जिनको लगता है 27 उनको सॉल्व करके बताता हूँ। एरिया, जो फ्लोर एरिया है, मशीनिंग ने कितना एरिया घेरा हुआ है? 1000। असेंबली ने, फिनिशिंग, मेंटेनेंस ने 300, टोटल 2000। जब बिल्डिंग का रेंट चारों में बांटना था तो फिर इस रेशो में बांटा था। 1000 डिवाइडेड बाय 2000, 400 डिवाइडेड बाय 2000, 300 डिवाइडेड बाय 2000, 300 डिवाइडेड बाय 2000। क्यों? क्योंकि रेशो में बांटने का तरीका ये होता है कि जिस चीज को रेशो में बांटना होता है उसको सब रेशोज के सम से डिवाइड करते हैं, है ना, और फिर हर एक की रिस्पेक्टिव रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं। और उसकी भी लॉजिक ये होती है कि रेंट टोटल था कितना? रेंट कितना था टोटल? रेंट 11। तो इस रेशो में बांटने का तरीका होता है कि सब की रेशोज के सम से डिवाइड कर दें। क्यों? इसके 2000 टुकड़े करें, उनमें से 1000 टुकड़े इसके, 400 इसके, 300 इसके, 300 इसके। ये रेशो में बांटने का तरीका होता है। तो इस रेंट को चारों में बांटना था, तो मशीनिंग के हिस्से में कितना आया? 114 इंटू 1000 बाय 2000। लेकिन अब इस 53 को किस में बांटना है? 3 में। जब 3 में बांटना है तो वो ये, अब ये नहीं है, अब 1700 है। तो अब 53 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2000 नहीं, डिवाइडेड बाय 1700। 53 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1700। 53 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1700। अब ये चीज नहीं आएगी क्योंकि बांटना ही इन 3 में है। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा, फौरन नहीं आना यार, उधर ही लिखना है।
अच्छा वैसे एक आपको नाम क्या आपका कैमरामैन? ये जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, आप रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, ड्यूटी है, लेकिन एक आपको बात बताऊं, अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं ऐसी रिकॉर्डिंग करूं जिससे सुनने वाले स्टूडेंट्स का भला भी हो, स्वाब अलग से मिलेगा। तो इसलिए ना इस चीज़ को ध्यान किया करें। फौरन मूव कर लेते ना तो फिर वो जो कैमरे के पार वाला है ना, वो कैमरे से बाहर तो आ नहीं पा रहा, तो वो फिर रह जाता है, तो उस पर रखा करेगा। चलें अब आएंगे 53 को बांटे तो 31, कोई बात नहीं, फिर 53 पूरा नहीं होगा ना, कोई मसला नहीं, वो राउंडिंग ऑफ कोई इशू नहीं है, राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं होता। अब ये सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के बाद अब रिजल्ट ये निकला कि ये 0 हो गया, ये बन गया 9 1 1 5 6 1 6 3। अच्छा अब नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एक काम चेक करिए, इन तीनों का टोटल करें, इन तीनों का 1 2। अच्छा अब एक काम करें कि वो जो सवाल में सारे ओवरहेड दिए हुए हैं, ओवरहेड्स, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल ना कर लेना, उनका टोटल करिए, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस ना कर लेना। $12.90 आ गया। तो हुआ क्या कि फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स प्राइमरी और सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के बाद सब के सब कहां जमा हो गए? पीडीज में। वही 1290 बन रहा है, वो अब यहां आ गए, कॉमन सब में बटे, फिर एसडीज को भी वहां शिफ्ट कर लिया, तो अब फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स यहां आ चुके हैं, यानी न्यूमरेटर अब पूरा हो गया। तो अब हर पीडी का ओएआर निकलेगा। उसके लिए एक नोट लिख लीजिए कि अगर आपको सवाल में ओएआर किस बेस पे निकालना है ये ना बताया हो तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लेबर आवर्स है। ओएआर की बेस बतानी चाहिए ना कि डायरेक्ट लेबर आवर करने हैं, मशीन आवर करने हैं, यूनिट्स करने हैं, बेस बतानी चाहिए। जैसे जिया टेक्सटाइल वाले सवाल में क्या था, परसों क्या था, जिया टेक्सटाइल मशीन आवर कहा हुआ था, आगे भी हम सवाल करेंगे आप देखेंगे कहा होता है, लेकिन अगर ना कहा हो तो जो सबसे मशहूर बेस है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स है। लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट का नाम ही मशीनिंग डिपार्टमेंट है तो फिर मशीन आवर्स। दोबारा, अगर आपको ओएआर सवाल में पूछा है और नहीं बताया कि बेस क्या रखनी है ओएआर की, तो फिर नाम ही जिसका मशीनिंग है उसमें मशीन आवर्स, वरना बाकी सबके लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स। दोबारा, ओएआर निकालने के लिए आपको बेस बताई होनी चाहिए, क्योंकि ओएआर के फार्मूले में ओएआर को रुपीस पर लेबर आवर करना है, रुपीस पर मशीन आवर करना है, रुपीस पर यूनिट करना है, रुपीस की बजाय परसेंटेज में होना है, वो सवाल वाले को बताना चाहिए। लेकिन अगर नहीं बताया तो जिस डिपार्टमेंट का नाम ही मशीनिंग है उसके लिए मशीन आवर्स और बाकी सबके लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स। लिख ली बात? चलें, अब ये ओवरहेड निकला, यानी ये ओआर का न्यूमरेटर आ गया।
डिनोमिनेटर इसके लिए क्या रखें, कितने हैं, 40,000 आवर्स दिए हुए हैं। इसके लिए डायरेक्ट लेबर कितने हैं, 8,000 आवर्स। इसके लिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, और फाइनल जो चीज पूछी थी OAR, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और दिस डिवाइडेड बाय दिस करते हुए ये ध्यान कर लेना कि वो थाउजेंड्स में लिखे हुए थे, तो या तो उसको 3 जीरो लगा दें या ये 3 जीरो उड़ा दें। ये थाउजेंड्स में है ना, तो या तो ये 3 जीरो उड़ा के यानी 971 डिवाइड बाय 40 कर दें, फिर 24.28। 10 ये है इस सवाल की रिक्वायरमेंट OAR। है ये नीला वाला कि लाल वाला, दोनों ही समझ नहीं आया। ये ऊपर जो किया भी समझ नहीं आया, आज तक कॉस्ट को समझ नहीं आई। ये हमने क्या किया कि सारे ओवरहेड्स पीडीज में बांट लिए, हर पीडी का अलग अलग OAR निकालना था ना, तो हर पीडी के OAR के लिए आपको टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बेस चाहिए था। ये टोटल ओवरहेड्स आ गए, ये OAR के फार्मूले का न्यूमिनेटर बन गया। अब हमें इसका डिनोमिनेटर चाहिए, तो जो डिपार्टमेंट जिसकी आपको बेस नहीं बताई तो उसके बारे में भी कहा कि अगर मशीनिंग डिपार्टमेंट है तो मशीन आवर्स बेस्ड है, वरना डायरेक्ट लेबर आवर्स बेस्ड है। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के बजटेड मशीन आवर्स कितने हैं, बाकियों के बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, 8 और 16। तो अब ये OAR का फार्मूला लगाया और ये आंसर निकला है। स्प्रिंग 14 डन। चले, मैंने आपको मसला नंबर 1 कल लिख के दिया था क्या, कि एसडी बस पीडीज को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें तो खैर वो इतना ज्यादा मसला पता भी नहीं चला क्योंकि एसडी ही एक था। तो एक सवाल मैं खुद लिखवाता हूं, सवाल लिखें, कर लें नोट कर लें इसको। अच्छा, इस सवाल जो करवाने लगा हूं इसका मेन मकसद चूंकि आपको सेकेंडरी अपोर्शनमेंट समझाना है, तो मैं वो सवाल यहां से शुरू करूंगा, यानी प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद की फिगर्स बता रहा हूं सवाल में। नोटेड? चलें, सवाल लिखिए। बजटेड ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी अपोर्शनमेंट आर एज फॉलोज। बजटेड ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी अपोर्शनमेंट आर एज फॉलोज। Budgeted overheads after primary apportionment are as follows. PD1 में PD1 PD 200,000, PD2 में 150,000, PD3 180,000, SD1 90,000 और SD2 50,000। 3 PDs हो गए, 2 SDs हो गए। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स PD1 में 5,000,
बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स बता रहा हूँ, PD1 में है 5000 घंटे, PD2 में 10,000 आवर्स, PD1 में बताए हैं 5000, PD2 में बताए हैं 10,000 और PD3 में 4,000, 4,000। SDs provide support as follows. SDs provide support as follows. ये है as follows. यानी SD1 जितना भी काम कर रहा है उस टोटल काम में से 40% काम वो PD1 के लिए कर रहा है, 50% PD2 के लिए कर रहा है, 10% मेहनत PD3 के लिए कर रहा है, और SD2 1 और 2 को सपोर्ट कर रहा है बस। 60% मेहनत PD1 के लिए, 40% PD2 के लिए। रिक्वायर्ड है मुझसे तीनों PDs का OAR। अंग्रेजी का कॉलम, बेसिस का कॉलम, और सेकेंडरी पोर्शन में मैं टोटल वाले की कोई खास जरूरत नहीं होती, लेकिन पूरा टेबल वैसे ही चला रहा हूँ उसलिए बना दिया। PD1, PD2, PD3, SD1 और SD2। जो कल पूरा टेबल बनाया था ना उसके एंड रिजल्ट से आगे चलते हैं। प्राइमरी अपोर्शनमेंट हो गई, इसके हिस्से में आ गया हुआ है 2 लाख, 150, 180, 90, 50। सेकेंड अपोर्शनमेंट करते हैं। किस किस को बांटना है? SD1 SD2 दोनों को बांटना है। पहले कौन सा बांट लें? जो मर्जी बांट लें। चलो SD1 पहले बांट लेते हैं। यहां से 90 माइनस हो जाएगा और 40, 50, 10 के हिसाब से इन तीनों में आ जाएगा। फिर SD2 को बांट लेते हैं। यहां से निकल जाएगा 50 और 60 आ जाएगा इधर और 20 आ जाएगा यहां। ये है जो मैंने मसला नंबर 1 आपको बताया था कि SDs को जब बांटना होगा तो SD सिर्फ PDs को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैंने कल मसला नंबर 1 कहा था। जो पास पेपर का सवाल किया उसमें तो था ही एक SD ना, तो वो बात नजर नहीं आ रही थी, तो मैंने खुद से एक सवाल बना दिया कि अगर एक से ज्यादा SD हैं और उन्होंने PDs को ही सर्विस देनी है तो बस ठीक है, एक एक करके बांट लें। टू 66,000 189। इन तीनों को ऐड करें। कितना 270 है? ये नहीं 9,000 है। हाँ जी, ये कितना है? और ये पांचों। तो जो सारे ओवरहेड्स थे वो अब इन तीन में सिमट है। बस अब ये OAR के लिए न्यूमरेटर आ गया। ये हो गए टोटल ओवरहेड्स। बेस के लिए हमें चाहिए लेबर आवर्स जो कि इसके हैं 5,000, इसके हैं 10,000, इसके हैं 4,000। तो OAR आ जाएगा रुपीज़ पर आर करके
53.2 ये हो यार। हाँ जी, नोटेड। चलो जी, मसला नंबर 2। SDs provide support to other SDs as well। लेकिन मैं ब्रैकेट में एक चीज लिख रहा हूं, उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। है क्या मतलब? मतलब SD1 अगर SD2 को सपोर्ट कर रहा है तो SD2 SD1 को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये वैसे अवॉइड भी हो सकता है, इसके ऊपर कोई खास एग्जाम क्वेश्चन भी इतना को नहीं है, लेकिन चलें फिर भी मैंने बना दिया इसको एक मसला। अगर ये हुआ तो फिर इसमें क्या मसला आ सकता है?
यानी अगर यहां पर हमने SD1 को बांटा है, फिर SD2 को बांटा है, तो जिसको मर्जी पहले बांटते हैं, लेकिन ये हालात हुए तो फिर देखना पड़ेगा कि पहले किसको बांटना है। क्यों? क्योंकि देखें, अगर SD1 SD2 को सपोर्ट करता है और मैंने पहले SD2 को बांट लिया, फिर जब SD1 को बांटूंगा तो SD2 में फिर से खर्चा आ जाएगा। यहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि SD सिर्फ PDs को सपोर्ट कर रहे थे। ये 90 खाली हुआ तो यहां कुछ नहीं आया, ये 50 खाली हुआ तो यहां कुछ नहीं आया। लेकिन अगर SD1 SD2 को सपोर्ट कर रहा हुआ और मैंने पहले SD2 बांट दिया, तो जब बाद में SD1 बांटूंगा तो SD2 में फिर हिस्सा आ जाएगा, फिर बांटना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि इस तरह मैस मचाएं तो पहले किसको बांट लें? SD1 SD2 याद रखने की बजाय क्या याद रखें? जो सपोर्ट कर रहा है पहले उसको बांट लेते हैं। ये इसको भी सपोर्ट कर रहा है, ये इनको भी सपोर्ट कर रहा है और इसको भी सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह अगर ज़्यादा है, वैसे 2 ही होते हैं, ज़्यादा होते नहीं हैं SDs, लेकिन हो भी सकते हैं, काम ही पड़ता है बस। ये इसको भी सपोर्ट कर रहा है, इसको भी सपोर्ट कर रहा है और इसको भी सपोर्ट कर रहा है। ये इनको तो सपोर्ट कर ही रहा है, SD3 को भी सपोर्ट कर रहा है और SD3 सिर्फ इनको सपोर्ट कर रहा है। को बहुत मुश्किल तो नहीं बनाया। SD1 किनको सपोर्ट कर रहा है? PDs को भी कर रहा है, दोनों को भी कर रहा है। SD2 PDs को कर रहा है, साथ SD3 को भी कर रहा है और SD3 बस सिर्फ PDs को कर रहा है। तो अब किसको पहले बांटें? पहले SD1 को बांटेंगे क्योंकि ये ज्यादा का सपोर्ट कर रहा है, फिर SD2 और फिर SD3। इन दोनों मिसालों का जवाब भी लिख लें ताकि आपको सपोर्ट मिले कि क्या करना है। इस मसले का जवाब क्या है कि पहले उस SD को बांटेंगे जो ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, और इस जवाब को हेल्प मिल जाएगी जब आप इन दोनों मिसालों को नोट करके इनका जवाब लिखेंगे। फिर इसके लिए इसी तरह का सवाल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए सवाल लिखें। सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेप्ट, नई वैल्यूज कहां बनाएंगे, इन्हीं को ले लेते हैं। सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेप्ट, सवाल लिखवा रहा हूं, सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेप्ट same data as previous question except SDs provide support
एज फॉलोज। यहां लिखा हुआ था मैंने क्या 40, 50 और 10। क्या जी? और यहां लिखा हुआ था, अरे भाई चेंज कर दिया ना अब। ये हो गया जी एज फॉलोज। ये हो गया। SD1 इन 3 को सपोर्ट कर रहा है, SD2 इन 2 को कर रहा है और SD1 को कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले SD2 को बांटेंगे। सवाल वही है, रिक्वायरमेंट भी वही है, मैंने सिर्फ ये चीज चेंज की है, बाकी सब वही है। तो अब सॉल्यूशन में ये नोटेड। चलें अब सॉल्यूशन। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब पहले बांटेंगे SD2। PD1 में 15,000, PD2 में 25,000, SD1 में 10,000 और ये 50 यहां से निकल गया। SD2 सर्विस दे रहा है ना ज्यादा, तो फिर SD2 को पहले खत्म किया। अच्छा, ज्यादा सर्विस ऐसे नहीं गिनना है कि ये भी 3 को सर्विस दे रहा है, ये भी 3 को सर्विस दे रहा है। आपस की बात कर रहा हूं कि जो दूसरे SD को सपोर्ट कर रहा है पहले इसको बांटना है? अब SD1 को जब बांटेंगे तो कितना बांटें? 1 लाख, क्योंकि ये तो 1 लाख हो गया हुआ है। अब 1 लाख यहां से निकलेगा, क्योंकि यहां पर 10,000 भी शामिल हो गया ना। अब ये है जो बांटना है, तो ये बटेगा 40, 50 और 10, और ये तो नहीं बढ़ जाएगा 40, 50 और 10। दो 55, 2 25 और 1 90। $47.5। हाँ भाई, क्या समझ नहीं आया?
हैं? ये बहुत मुश्किल काम किया हमने। क्यों? नहीं, वो जो थर्ड है वो आता है ज्यादा, टू वे सपोर्ट। क्या जी? रेट है ना, OAR, ये जब मैंने परसों भी सवाल कराया था तो कहा था कि 2 डेसिमल तक चलें। जब भी हमने कोई रेट निकालना होता है ना, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी रेट होता था पर यूनिट, तो 2 डेसिमल तक अच्छा लगता है। ठीक है भाई, नोटेड। हाँ ये बस यार अभी पढ़े ही क्या है जो आप मरने वाले हो गए सारे। जी जी जी। ये मतलब है इस बात का कि SD1 SD2 एक दूसरे को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेंटेनेंस वाले कैंटीन की मशीनें भी ठीक कर रहे हैं और नहीं, हाँ, और मेंटेनेंस के लोग जो कैंटीन वाले हैं वो मेंटेनेंस लोगों को खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 2 वे सपोर्ट है। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि दोनों कैच कैच खेलते रहेंगे। SD2 खाली करेंगे, SD1 में आ जाएगा, फिर SD1 खाली करेंगे, फिर SD2 में चला जाएगा। तो चलो फिर SD2 खाली कर लेंगे, फिर SD1 में आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर SD1 खाली कर लेंगे, फिर SD2 में आ जाएगा, फिर SD2 खाली कर लेंगे, फिर SD1 में आ जाएगा, फिर SD1 खाली कर लेंगे, फिर SD2 में आ जाएगा। तो इस मसले के 2 हल हैं, ये दोनों ही आपके स्कोप में हैं। एक हल कहलाता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नाम से ही लग रहा है क्या है, ये क्या है, दोबारा दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। और दूसरा तरीका कहलाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। है क्या कल? नहीं नहीं, अभी है, इतना टाइम पड़ा यार। जुम्मा अभी पढ़ना है, अभी इस टाइम। मिल जाएगी।
क्या करना? सेम डेटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन. Same data as in previous question except सात हो गया और 90 और 10. चालीस 20 20 और 20. है? अरे नहीं भाई, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को नाम रखा तो होगा ना, कुछ तो करना होगा. ये मेथड है दोनों, तो अब जिसको मर्जी पहले नहीं रख लेंगे. ये नोटेड. कल रिक्वायर्ड है, कल रिक्वायर्ड है. जी मुझसे ही रिक्वायर्ड है. मैं पैसे दिया ना आपने, तो करना तो मैंने ही है. मैं बोर्ड पे करूंगा तो मुझसे ही रिक्वायर्ड है, मुझसे. लेकिन कल रिक्वायर्ड है. अभी लिख लें. कैलकुलेट OAR फॉर ईच PD यूजिंग पार्ट ए पार्ट बी. यार कितने को मुश्किल है वर्डिंग में. मैंने कहा OAR कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट OAR किसका? कैलकुलेट OAR फॉर ईच PD. फॉर के बाद सर क्या है? ईच. ईच PD ईच के बाद PD यूजिंग, और ये दोनों पार्ट ए ये है, पार्ट बी ये है. चले हदीस तो नहीं, मैं वो बात कर लेता हूँ सुबह वाली दोनों क्लासेस में कर रहा था. चूंकि मेरी ज़िंदगी में पूरा फेज़ है जिसमें ये दीन की समझ नहीं है, उसके बाद अल्लाह ने दीन की समझ दी, इसलिए मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये सब मजाक लगता है कि अच्छा रोज़े हैं और इफ्तारी है और छुप के जो है वो गुनाह कर लें, खैर है, सामने नहीं करने, भूखा रहना है, ये सब क्या हो रहा है, बेकार वजह है, अल्लाह को क्या मिल रहा है भूखा रख के. रोज़े मुझसे रोज़े नहीं रखे जाते, मैंने पढ़ना होता है, मेरे इम्तिहान होते हैं, या वालिदैन की तरफ से ना मेरे बच्चे नहीं कमज़ोर हो जाओगे, मैंने रोज़े नहीं रखने. ये जो रमज़ान है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़ा एक फ़र्ज़ है. फ़र्ज़, ये बात की बात है कि इसके इनाम क्या हैं, लेकिन पहली बात यह है कि फ़र्ज़ है. और इस वक्त इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं वो सब बालिग हैं, और जब बालिग हो जाते हैं ना तो फिर शरीयत के अहकाम लग चुके. छोटे बच्चों पे फ़राइज़ नहीं है अभी, लेकिन आप सब बालिग हैं तो आप पे फ़राइज़ एक्टिवेट हो चुके हुए हैं. आप जब फ़राइज़ एक्टिवेट हो चुके हुए हैं तो रोज़ा एक फ़र्ज़ है, और फ़राइज़ का छोड़ना गुनाह कबीरा में आता है. तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गर्मी ज़्यादा लगती है और मैंने पैदल जाना होता है, या घर के इतने सारे काम करने होते हैं, पढ़ाई भी करनी होती है, नींद पूरी नहीं होती, इसलिए मेरी अम्मी कहती है कि रोज़ा छोड़ दो. तो अम्मी गलत कहती हैं. फ़र्ज़ है रोज़ा तो रोज़ा रखना है. और अच्छा, मेरे दिल में बस हमदर्दी और दुआ जरूर होती है बच्चों के लिए जो इन सब बातों को शुगर ले रहे होते हैं. मैं सीरियसली, दुआ भी होती है और हमदर्दी भी होती है. ये बेटा, ये सारी दुनिया में जो सब अल्लाह का निज़ाम चल रहा है ना, ये जो इबादत है, ये मजाक नहीं है. ये हमें आखिरत के दिन जाके रियलाइज़ होगा कि ये सब क्या था. ये जो अभी आखिरी 10 रोज़े रह गए हैं, 9 रोज़े 10 रोज़े, वैसे तो पूरा रमज़ान ही कीमती है. ये एक अलग बात है कि फ़र्ज़ है, लेकिन फ़र्ज़ से ज़्यादा बढ़ के बात यह है कि ये महीना अल्लाह ताला ने बनाया ही इसलिए है ताकि इंसान के लिए इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान हो. अल्लाह ने फरमाया है इसलिए रोज़े फ़र्ज़ किए हैं कि मुत्तकी बनो. दूसरा, अल्लाह ने ये महीना एक बिल्कुल बोनस रखा है.
लूट सेल लगा दी है। और ये जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं कि फलाना डे और फलाना डे है और इतना डिस्काउंट है, तो ये अल्लाह ताला ने इस वक्त एक 100% डिस्काउंट वाली स्कीम चला दी है कि सारे बख्शे जा रहे हैं। लेकिन जिस शॉप पे डिस्काउंट मिलता है वहां बहरहाल जाना पड़ता है। एक शॉप पे वो कहते हैं सब फ्री है, तो सब फ्री भी तो जाना ही पड़ेगा ना शॉप पे, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए रमजान के महीने में अल्लाह ताला ने लूट सेल लगाई है और 100% डिस्काउंट के ऊपर लगा दी है। दुश्मन को भी कैद कर लिया है, शयातीन जकड़ लिए हुए हैं। उसके बावजूद जो इस लूट सेल से फायदा नहीं उठा रहा होता, तो उस पर अल्लाह के नबी ने बद्दुआ फरमाई है। 3 चीजें मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ लेके जा रहे थे, हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, तो पहले कदम पे आपने फरमाया आमीन, फिर दूसरे कदम पर फरमाया आमीन, तीसरे कदम पे फरमाया आमीन। और जब सहाबा ने इस पे अर्ज किया कि ये जो मामला था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, और मुझे तरतीब नहीं याद रहती, बहरहाल 3 चीज़ें हैं। उनमें से एक चीज़ ये थी कि जिसके सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दुरूद ना पढ़े, वो हलाक है, वो नहीं उसकी बख्शिश होती है, बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा। फिर जिसने अपने वालिदैन में से दोनों या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके मग़फ़िरत ना करवा सका, वो भी हलाक है। और तीसरा, जिसने रमज़ान का महीना पाया और वो अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा सका, वो भी बर्बाद है। ये बद्दुआ एज इट इज़ बद्दुआ नहीं है। यानी मैं अगर आपको ये कहूँ कि तुम फेल हो जाओ, ये तो चलो कहूँगा कि बद्दुआ है, लेकिन अगर मैं ये कहूँगा ना कि जिसने प्रोसेस कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग छोड़ दिया उसने नहीं पास होना, तो ये मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये नहीं करेगा वो नहीं होने लगा पास। तो ये तीनों चीज़ें इतनी ज़्यादा कीमती हैं। दुरूद पढ़ना बहुत कीमती चीज़ है, वालिदैन की खिदमत करना बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। जहाँ अल्लाह ताला ने बेशतर जगह पर, जहाँ कुरान पाक में तौहीद का हुक्म दिया है, वहाँ पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। इतना बड़ा मुकाम है उसका। यानी जहाँ अल्लाह तौहीद बता रहे हैं, साथ साथ बहुत जगह पर वालिदैन की हुस्न सलूक की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर वालिदैन मुशरिक भी है ना, मुशरिक सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है? अगर वालिदैन मुशरिक भी हैं, उनसे बदतमीजी करना अलाउड नहीं है। हाँ, सिर्फ वो मौका जहाँ पर जंग है, जैसे गुज़रा बदर के अंदर रिश्तेदार आमने सामने थे, वो मौका अलग है। अदरवाइज आम हालात के अंदर वालिदैन के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। और बीइंग अ सन और डॉटर, जो फ़राइज़ हैं वो मुशरिक वालिदैन के लिए भी हैं। यानी उनकी खिदमत करना, उनसे अच्छे तरीके से बात करना, उनका हुक्म मानना, वो हुक्म जो अल्लाह के खिलाफ ना हो, वो लाजिम है। तो तीसरी चीज़, जो रमज़ान का महीना पाकर भी उस लूट सेल से फ़ायदा नहीं उठा पा रहा, वो पक्का फ्लॉप है, फेल है वो। तो बेटे अभी भी ना 10 दिन बाकी हैं, और ये 10 दिन में से तीन कह रहा हूँ ताक रातें हैं जो 5 बनती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अगर आप काउंट करके देख लें तो आजकल के मौसम के अंदर ये 5-6 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं है। एक सीज़न भी देखने बैठे ना आप लोग, या चलो सीज़न तो ज़्यादा हो जाएगा, कोई मूवी भी देखने बैठ जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब 2.5-3 घंटे निकल जाएंगे। आप लोग लेक्चर, ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, आप रोज़ के 2-3 लेक्चर सुनने बैठे हैं तो 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए गर्मियों की रातों में तो वैसे ही कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो ये 5 रातें हैं, इनकी कदर कर लें हम सारे। पता नहीं कि जिस सीए के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो करने तक जिंदा भी हैं कि नहीं, ये नहीं पता आपको, लेकिन ये जो 5 रातें मिल रही हैं ना, जिसमें से पहली आज है, ये हमारे मुल्क के अंदर एक अजीब सा रिवाज बन गया कि शब कदर 27 होती है। नहीं, शब कदर 27 नहीं होती, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं कि 27 होती है नहीं होती है। 5 रातें हैं, 21, 23, 25, 27, 29, इनको अच्छा गुजार लें इस यकीन के साथ कि इसमें मग़फ़िरत करवा के ही उठना है। तो इसमें आप नवाफिल पढ़ लें, दुआएं करें, तिलावत करें, अस्कार करें, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब कुछ करें, बस ताल्लुक़ बनना चाहिए। अच्छा, कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था, वो मैं वाक़ई से भी कहूँ, उसने कहा था जी कि शब कदर सारी दुनिया में एक वक्त में ही है, यानी वहाँ चांद नज़र नहीं आया तो वहाँ चांद नज़र आया हुआ, तो वहाँ की रात और यहाँ की रात, भाई जिस इलाके में आप रह रहे हैं ये उस हिसाब से ही है। कोई दुनिया में एक शब कदर नहीं अल्लाह ने भेजनी। अल्लाह ने तो हर रोज़, अगर 3 मुल्कों में 3 दिन अलग अलग शब कदर आ रही है तो 3 दिन फरिश्ते आ जाएंगे, इसमें क्या मुश्किल है। तो इसलिए हमारी शब कदर हमारे लिहाज से, सऊदी अरब के लिहाज से नहीं है, हमारे लिहाज से। तो इसलिए इन 5 रातों की कदर कर लें, और ये बहुत कीमती रातें हैं। और अपने सारे काम, अब जैसे आज है तो आप वापस जाके पढ़ाई जब करके जाते हैं, आपके सोने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, उस सबको आगे पीछे कर लें एडजस्ट। और अकेले की बजाय कोशिश करें कि किसी को साथ मिलाएं, क्योंकि अकेले करेंगे ना तो सो जाएंगे। घर वालों को साथ मिला लें, हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल फेलोज़ को साथ मिला लें, उनको तरगीब देंगे, उनको भी रात जगाने की कोशिश कर लें, तो फिर आपको भी उसका अजर मिल रहा होगा। तो उसकी कोशिश करिएगा सारे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।